ट्रंप ने पहले अपनी शर्तों पर डील करने की बात की और जब बात नहीं बनी तो धमकी दी और जब धमकी भी नहीं चली तो 50% का टैरिफ लगा दिया। यानी भारत से 10 लाख रुपए का सामान अगर अमेरिका जाएगा तो उस पर 5 लाख रुपए की ड्यूटी लग जाएगी। यानी अमेरिका पहुंचते ही 10 लाख का सामान 15 लाख का हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस 50% के ट्रंप टैरिफ पर इतना हाहाकार क्यों मचाना? अब देखिए ना, भारत की इकॉनमी 339 लाख करोड़ रुपए की है। पूरी दुनिया में हम हर साल करीब 38,35,000 करोड़ रुपए का सामान भेजते हैं, यानी एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें से अमेरिका जाता है सिर्फ 7,65,000 करोड़ रुपए, यानी कुल एक्सपोर्ट का करीब 20%। चूंकि 50% का टैरिफ तो भारत के सारे सामानों पर लगना नहीं है, तो मोटा मोटी इससे 3,20,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट पर असर पड़ने की संभावना है। मान लिया जाए कि ये जो एक्सपोर्ट है बिल्कुल बंद हो जाता है तो क्या होगा? भारत के कुल एक्सपोर्ट का करीब 8.5% एक्सपोर्ट रुक जाएगा, जो कि भारत की कुल इकॉनमी का 1% से भी कम है। ये हालात तब है जब 50% वाले सामान का एक्सपोर्ट बिल्कुल रुक जाए और ये सामान दुनिया के किसी देश में जा ही ना। मतलब खराब से खराब हालात में भारत के कुल एक्सपोर्ट का 8.5% रुक जाएगा और 339 करोड़ रुपए की इकॉनमी में 1% का फर्क पड़ेगा। और हासिल क्या होगा? भारत के 12 लाख करोड़ रुपए का डेयरी सेक्टर सुरक्षित रहेगा, जिसमें 10 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिला हुआ है। और तो और एग्री सेक्टर की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो इकॉनमी के इतने बड़े हिस्से को बचाने के लिए अगर यूएस के सामने झुकने को हम तैयार नहीं हुए तो क्या गुनाह किया? क्या हम ट्रंप टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई करने में सक्षम नहीं हैं? अगर हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। अमेरिका में भारत के पूर्व डिप्लोमेट रह चुके हैं अरुण कुमार सिंह साहब हमारे साथ हैं। GTRA के फाउंडर अजय श्रीवास्तव जी हैं। AEPC जो कि अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उनके सेक्रेटरी जनरल मिथिलेश्वर ठाकुर साहब हैं। और न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। चर्चा की शुरुआत करूं इससे पहले आखिर सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मुद्दे पर अमेरिका का नाम लिए हुए क्या कुछ कहा है, फिर हम लोग चर्चा में जाएंगे। सब कोई अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। एम्बेसडर अरुण कुमार सिंह साहब, प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, दबाव कितना भी आए हम अपनी इंडस्ट्री को अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए आगे रहेंगे, डटे रहेंगे, साफ तौर से इशारा है। हालांकि अमेरिका का नाम उन्होंने नहीं लिया और ये बयान तब आया है जब यूएस ने 50% टैरिफ को नोटिफाई कर दिया है। आप भारत के रुख को कैसे देखते हैं ऐसे माहौल में? देखिए, भारत ने साल के शुरू से ही कोशिश की थी कि अमेरिका के साथ एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। आपको याद होगा कि बजट में हमने पहले ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पे टैरिफ कम कर दिए थे जो अमेरिका के इंटरेस्ट में थे। और जब हमारे प्रधानमंत्री फरवरी में अमेरिका गए तो जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि दोनों एक बायलैटरल मल्टी सेक्टरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे नेगोशिएशन करेंगे। और काफी बातचीत हुई, 5 राउंड इन पर्सन हुए, करीब 40 राउंड वर्चुअली हुए और काफी उसमें प्रगति हुई। जहां तक सुनने में आया है कि जो हमने और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं
उससे ज्यादा बात को बढ़ाने की कोशिश की गई थी, जिसमें दोनों देशों को फायदा, कुछ एरिया में अमेरिका को फायदा था, कुछ एरिया में इंडिया को फायदा था। तो एक बैलेंस्ड दोनों पक्ष को फायदे वाला ट्रेड एग्रीमेंट तैयार किया गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अपनी डोमेस्टिक राजनीति ऐसी रही है कि वो दिखाना चाहते हैं कि बाकी सब देशों ने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं, अपने मार्केट को खोल दिया है, और वो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, और ऊपर से वो टैरिफ लगा रहे हैं। जैसे इंडोनेशिया और वियतनाम के बारे में उन्होंने कहा कि पूरा मार्केट एक्सेस दे दिया, अमेरिकन प्रोडक्ट्स को जीरो टैरिफ कर दिया है, फिर भी हम उन पे 20% टैरिफ लगाएंगे। और जापान पे भी 15%, यूरोप पे 15%, और यूरोप ने कहा कि $600 बिलियन वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, $750 बिलियन वहां से एनर्जी खरीदेंगे। जापान ने भी कहा कि $500 बिलियन हम वहां इन्वेस्ट करेंगे। तो एक अनबैलेंस ट्रेड अनाउंसमेंट वो सब देश के साथ कर रहे थे, लेकिन जो भारत की तरफ से तैयार हुआ था नेगोशिएशन के जरिए से, वो एक बैलेंस ट्रेड एग्रीमेंट था। तो उसको उन्होंने मंजूर नहीं किया और कहा कि अब हम भारत पे 25% लगाएंगे। तो पहली वो बात है। दूसरी उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ये रही है कि वो दिखाना चाहते हैं कि विश्व भर में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर मैं समस्या का समाधान कर दूंगा, या मैं अगर राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध शुरू हुआ नहीं। अब उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप पुतिन से भी मुलाकात की, लेकिन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे। तो उनको क्रिटिसिज्म हो रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि रशिया पे आपने तो कोई एक्शन नहीं लिया जब आप राष्ट्रपति बने, यूक्रेन के खिलाफ एक्शन लिया लेकिन रशिया के खिलाफ नहीं किया। तो अभी रशिया के खिलाफ वो एक्शन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि रशिया के साथ बात बढ़ाना चाहते हैं। चीन रशिया से ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है बनस्पति कितना भारत कर रहा है, लेकिन चीन के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं कि चीन ने दिखाया कि अगर वो चीन के खिलाफ एक्शन लेंगे तो चीन के पास भी क्षमता है कि अमेरिका के खिलाफ एक्शन ले। और जब उन्होंने लिया था तो अमेरिका का बॉन्ड मार्केट डिस्टेबलाइज हो गया, और चीन ने भी कुछ एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाए थे जो अमेरिका हटाना चाहता है, तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते। तो उनके ऊपर जब ये प्रेशर आया कि कुछ तो दिखाइए कि आप रशिया के खिलाफ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि फिर हम इंडिया के ऊपर और बढ़ा देते हैं। तो ये उनकी अपनी आंतरिक राजनीति है, लेकिन इसके हवाले से उन्होंने जो अमेरिका इंडिया के जो रिश्ते हैं उस पर उन्होंने आघात पहुंचाया है। तो उनको इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि पिछले 25 सालों से दोनों देश की सरकारों ने कोशिश की थी कि धीरे धीरे रिश्तों को मजबूत किया जाए, ज्यादा कॉन्फिडेंस लाया जाए, ट्रस्ट लाया जाए इस रिलेशनशिप में। लेकिन उन्होंने जो किया है उससे हमारे लोगों में एक बार फिर से ये धारणा होगी कि अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, कोर्सिव पार्टनर है। तो इससे जो अमेरिका और भारत के रिश्ते हैं इस पे असर होगा। तो इसके बारे में अमेरिका को भी सोचना। बिल्कुल, ये इसमें दो बातें आपने कही कि भारत के लिए अमेरिका रिलायबल पार्टनर है कि नहीं है, और दूसरा जो दलीलें दी गई वो दलील तथ्यों से बिल्कुल परे है। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, इससे पहले मैं अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि आप यूएस में बैठे हुए हैं, कि ये जो दलील दी गई कि आप रशिया से ऑयल खरीदते हैं और उस ऑयल के पैसे से यूक्रेन में वॉर को फाइनेंस किया जा रहा है, इसीलिए हम आपको पनिश करना चाहते हैं। भारत ने बार बार समझाया और तथ्य भी रखे, वो तथ्य हमारे पास भी हैं, आपके पास भी, पूरी दुनिया के सामने है, कि भारत से ज़्यादा ऑयल तो चाइना खरीदता है, रशिया से ज़्यादा कारोबार तो सबसे ज़्यादा यूरोप करता है। तो वहाँ क्यों नहीं करना, उनको पनिश नहीं करना, सेलेक्टिवली इंडिया को पनिश करना? इस लॉजिक को यूएस में कैसे देखा जा रहा है? लक्ष्मण जी, मैं इस सारी समस्या को 3 पहलुओं से देखता हूँ। पहला पहलू तो ये है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स का अगर ट्रेड डेफिसिट देखें तो 1 ट्रिलियन से ज़्यादा है, और ये कई समय से चलता आ रहा है। इसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं है बल्कि दूसरे देश भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ का ये मुद्दा उठाया है, इसमें 86 के करीब कंट्रीज जो हैं उन पर ये टैरिफ जो लगा है।
दूसरी चीज तो डोनाल्ड ट्रंप एम्फेसिस कर रहे हैं वो रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर एम्फेसिस कर रहे हैं। रेसिप्रोकल मतलब ये है कि अगर आप हम पे 10% लगाते हैं तो हम भी आप पे 10% लगाएंगे, अगर आप हम पे 50 लगाते हैं तो हम भी आप पे 50 लगाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो इसमें कोई जाति वाली बात नहीं है कि जितना आप हम पे परसेंटेज लगा रहे हैं उतना हम भी आप पे लगाएंगे। दूसरा पहलू मैं इस नहीं, सारी इसमें समस्या में देखता हूँ। आहूजा साहब एक मिनट भाई, इस फैक्ट को थोड़ा सा रोको, मैं आपके पास आऊँगा दोबारा। इस पहलू में मेरा है कि आप फैक्ट को थोड़ा सा दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो 25% रहा है। 25% रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका के और ट्रंप के घोषित टैरिफ का हिस्सा है। ये जो 25% एक्स्ट्रा है, जो 50% पहुँच गया है, वो दरअसल रशिया से ऑयल खरीदने के नाम पर लगाया जा रहा है। उसका मैं जवाब से चाह रहा था कि रशिया से ऑयल तो भारत से ज़्यादा चाइना खरीदता है। हाँ बोलिए। मैं उसी पे आ रहा था, आपने मुझे वो मेरा तीसरा पहलू था, लेकिन मैं अब उसको दूसरे पे ले लेता हूँ। अगर आप देखिए तो चाइना के ऊपर जो यूएसए का टैरिफ है वो 54% है। ब्राजील के ऊपर जो है, हालांकि ब्राजील के ऊपर यूएसए का कोई ट्रेड डेफिसिट नहीं है, लेकिन फिर भी ब्राजील पे जो टैरिफ है वो 50% है। तो इंडिया का जो एक रोल है ब्रिक्स के अंदर, और दूसरा राइटली और रॉन्गली ये परसेप्शन है अमेरिका के अंदर कि ये यूक्रेन वार कब की खत्म हो गई होती अगर इंडिया जो है रशिया की मदद ना कर रहा होता। और रशिया की मदद वो कैसे कर रहा है कि रशिया से तेल खरीदने की। आपने कहा चाइना पे 54% है, ब्राजील के ऊपर जो है वो 50% है। और इंडिया के साथ नाराजगी का जो अब जो मैं दूसरा लेना चाहता था उसको मैं तीसरा पहलू दे रहा हूँ कि इंडिया से खासकर नाराजगी का एक पहलू ये भी है कि ट्रंप की पहली जो टर्म थी उसमें मोदी साहब के और ट्रंप के रिश्ते कुछ इस कदर से बढ़ गए थे। मैं इसको अगर आप इजाजत देंगे तो मैं ये कहूंगा कि वो मोहब्बत इस कदर से बढ़ गई थी कि दुनिया के बाकी देशों को एक रश्क होने लग गया था। उर्दू का एक शेर है कि तुम्हारी दोस्ती को देखकर अब सब मुझसे रश्क करते हैं, जो बस चलता तो दुनिया छीन लेती जिंदगी मेरी। तो इसके पहलू के अंदर जो ये एक रश्क हुआ, एक दोस्ती का एक इतना बड़ा, इसमें बहुत सारे दूसरे जो देश थे जिसमें चाइना था, पाकिस्तान था, जो इंडिया के सो कॉल्ड एनिमी कंट्रीज हैं, उन्होंने एक मौका देखा कि अब हम इस आग को कैसे भड़का सकते हैं। और वो उनको मौका मिला ट्रंप के कान भरने के लिए कि आप जो है यूक्रेन वार को रोकना चाहते हो, लेकिन यूक्रेन वार में सबसे ज्यादा तो आग इंडिया डाल रहा है। और उसके ऊपर एक पहलू और भी आ गया कि इंडिया से हमको उम्मीद थी कि इंडिया यूएसए की मदद करेगा इस वार को खत्म करने में। और अगर आप देखेंगे तो ओरिजिनली ये मोदी साहब का ये आइडिया था कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वार, दिस इज द एरा ऑफ पीस। तो ये लड़ाई का नहीं है, लेकिन मोदी साहब ने कुछ नहीं किया। हालांकि बहुत यूक्रेन और रशिया ये चाहते थे कि मोदी साहब इसमें इंटरवीन करें, एक मीडिएटर का रोल अदा करें, लेकिन मोदी साहब ने नहीं किया। ट्रंप ने उस मौके का फायदा उठाया और दूसरी टर्म में वो आए तो उन्होंने कहा कि चलो मैं अब मीडिएटर बनता हूं। इसके अंदर एक पहलू और भी आ गया कि आप ऑपरेशन सिंदूर की जो बात करते हैं, मैं इस बात का आई विटनेस हूं कि जब ये जिसने लड़ाई शुरू हुई 2 दिन मैंने खुद मार्को रूबियो की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उसके टीवी के ऊपर इंटरव्यूज देखे, जिसमें मार्को रूबियो ये कह रहे हैं कि मैं दोनों देशों के लीडरों से बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी, कि ये युद्ध रोका जाए। ये दोनों न्यूक्लियर कंट्रियां, ये सारी तबाही हो जाएगी उस एरिया के अंदर। हम नहीं चाहते कि न्यूक्लियर कंट्री जो हैं ये कंटिन्यू करें वार को। अब इसके ऊपर पाकिस्तान ने क्या किया, इस मौके का फायदा उठाया। पाकिस्तान ने कहा मोदी ट्रंप जी को, ट्रंप साहब अगर आप इंटरव्यू ना करते तो हमने तो दिल्ली पे कब्जा कर लेना था, हम तो ये कर देते, हम तो वो कर देते, आपकी वजह से हमने इंडिया को बख्श दिया। इंडिया कह रहा है कि हम तो जीत रहे थे लेकिन हमने खुद बना कर दिया। अब मुझे ये चीज बात की समझ नहीं है, आप मुझे गाइड करिए कि कोई एक गैम्बलर टेबल पे बैठा जीत रहा हो, वो कहता है जी मैं बहुत जीत गया हूं, मैं अब आगे नहीं खेलता। या कोई एक प्लेयर जो है गेम जीत रहा हो, एक बॉक्सर जो है बॉक्सिंग रिंग के अंदर जीत रहा हो, कहता है जी मैंने अब अपने अपोनेंट को बहुत मार दिया, अब मैं आगे नहीं करूंगा, मैं बहुत जीत गया हूं, मैं जीत अब खेल को बंद करो। रेफरी तो बंद कराता है, हारने वाला जो प्लेयर होता है वो तो कहता है कि जी आप बस कर दो, मैं अब और नहीं खेलना चाहता हूँ। लेकिन जीतने वाला प्लेयर कह रहा है कि हमने खुद बंद कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आई, अगर मोदी साहब ये कह देते कि डोनाल्ड ट्रंप जी अगर आप इंटरव्यू ना करते तो हमने तो लाहौर पे कब्जा कर लेना था, हमने तो आपके कहने पे इनको बख्श दिया। उसमें क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एक इच्छा है
कि नोबेल पीस प्राइज उनको मिले, उसमें मोदी जी उसको थोड़ी मदद कर देते। अब यहाँ पे परसेप्शन ये हो गया बड़ा फनी कि सा पाकिस्तान तो आहूजा साहब ये बहुत ही हास्यास्पद होगा कि ट्रम्प साहब को चूंकि पीस प्राइज चाहिए तो हम उनके ईगो को सेटिस्फाइड कर देते, लेकिन बड़ा अच्छा किया आपको रुकवा दिया। हमारे वर्ष मैंने बहुत सारे उसमें एक फैक्टर है, वो मैंने बहुत सारे फैक्टर्स किए हैं, आपने सब इग्नोर कर दिए। आपने एक लाइन नहीं, वो लाइन मैं तीनों फैक्टर पे आ रहा हूँ। मैं तीनों फैक्टर मैं काउंटर नहीं करूंगा, हालांकि तीनों के जवाब हैं। मैं एक बार अजय श्रीवास्तव जी और मिथिलेश्वर जी आपके पास आऊँ, इससे पहले एक बार एम्बेसडर अरुण सिंह साहब, इन्होंने जो लॉजिक दिए, 3 फैक्टर बताए, आप में से तीनों फैक्टर कितना एक्सेप्टेबल लग रहा है एम्बेसडर अरुण साहब? वो जो कह रहे थे मैं बहुत साफ नहीं सुन पाया, लेकिन सिर्फ जहां तक मेरी समझ है, एक तो भारत का कंसिस्टेंट पोजीशन रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उसमें हम मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करते, और ये 1972 से रहा है पोजीशन, और भारत इस पोजीशन से हट नहीं सकता है। तो ये अमेरिका को समझना चाहिए। और दुर्भाग्य की बात ये है कि अपने पहले टर्म से डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी तरह की मीडिएशन करे। आपको याद होगा 2017 में उन्होंने कहा था, एक स्पीच दिया था जुलाई में, जबकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यूएस को हुडविन कर रहा है, पाकिस्तान को पूरा असिस्टेंस बंद करना चाहिए। 1 जनवरी 2018 को 3 बजे सुबह उन्होंने ट्वीट किया था, स्टॉप ऑल असिस्टेंस टू पाकिस्तान। उसके बाद जुलाई 2019 में उन्होंने इमरान खान को व्हाइट हाउस में बुलाया, जब वो तालिबान के साथ एक अग्रीमेंट करना चाहते थे और सोचते थे कि पाकिस्तान उनकी मदद करेगा, और वहां व्हाइट हाउस में उन्होंने कहा कि मैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर पर मीडिएशन करने को तैयार हूं, और ये भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने मुझसे आग्रह किया है कि मैं ये मीडिएशन करूं, और ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। और भारत के विदेश मंत्री को उसके बाद पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि जो भी प्रेसिडेंट ने कहा है उसमें कोई भी सच्चाई नहीं। तो ये बात है कि सच्चाई कुछ भी हो, उसको डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, और इससे भारत के प्रति नहीं और देशों के साथ भी उनका होता है। और अभी जो भी ट्रेड अग्रीमेंट्स उन्होंने अनाउंस किए हैं जापान के साथ, यूरोप के साथ, एक पॉलिटिकल अनाउंसमेंट हुआ है, पर कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं। तो एग्जैक्टली क्या अग्री हुआ है वो किसी को नहीं पता है। वो कुछ कहते हैं, जापान कुछ और कहता है। तो इस मामले में भी वही हुआ है। एक बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि ये मौका है हमारे लिए प्रोजेक्ट करने का कि मैं मीडिएशन करूंगा और फिर मैं नोबेल पीस प्राइज लेने की कोशिश करूंगा। अब उनकी जो भी जिज्ञासा हो, लेकिन बात यह है कि भारत का ये कंसिस्टेंट पोजीशन रहा है, और भारत कभी नहीं मान सकता है कि कोई तीसरा पार्टी। और इसका कारण ये भी है, 1950-1960 में यूके और यूएस ने मीडिएशन किया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और उस समय हम लोगों ने देखा कि वो बायस्ड मीडिएटर थे। वो अपने हित को देख के मीडिएट करते थे, ये न देखते हुए कि दोनों देशों का क्या है। तो थर्ड पार्टी का अपना इंटरेस्ट होता है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए 1972 में जब से शिमला समझौता हुआ, उसके बाद भारत का फर्म पोजीशन रहा है कि कोई भी मीडिएशन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अमेरिका को ये समझना होगा, अगर कोई भी अमेरिकी या अमेरिका के राष्ट्रपति इस बात को किसी और लेना चाहे तो भारत से एक ऑपोजिशन होगा ही उसमें। हालांकि इसमें एम्बेसडर अरुण साहब, मेरा मानना है कि कई बार इस तरह के युद्ध में थर्ड पार्टी मीडिएट करता है इनडायरेक्टली, लेकिन इसको श्रेय लेने वाली होड़ जो मची हुई है, वो होड़ इस तरीके से शायद पहली बार मची है। एक चीज और देखिए, दो फर्क है। आनंद आहूजा साहब, एक मिनट में आ रहा हूँ सर। आनंद आहूजा साहब ने एक चीज और कही कि टैरिफ तो चीन पे भी लगा है, बाकी देशों पे भी लगा है, और कमोबेश बराबर लग रहा है। हालांकि यहाँ पे है कि रशिया से ऑयल खरीदने के नाम पर जो टैरिफ है शायद वो इंडिया पे लगा है, चीन और ब्राजील पे नहीं लगा। एक मिनट अजय श्रीवास्तव जी को जोड़ता हूं। अजय श्रीवास्तव जी, आपका क्या टेक है इस पे? तो आप ठीक कह रहे हैं, रशिया से ऑयल खरीदने के लिए टैरिफ केवल हमारे ऊपर लगा है। ब्राजील के ऊपर भी 50% टैरिफ है, लेकिन वो उसकी वजह अलग हैं। उसकी 2 वजह मिस्टर ट्रंप बताते हैं। पहली वजह है कि जो उनके पुराने लीडर थे मिस्टर बोल्सोनारो, उनके साथ में ट्रायल फेयर नहीं हो रहा है। और दूसरी वजह बहुत ही ज़्यादा हंसने वाली है, मैं ये कहूँगा। वो कह रहे हैं कि ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट जो एक्स है ट्विटर, उसको बहुत सारी रिक्वेस्ट देता है एंटी ब्राज़ीलियन कंटेंट जो है हटाने के लिए। तो अमेरिकन फ्री मीडिया के साथ में मजाक है, तो लीजिए आप 50% टैरिफ ले लीजिए। तो ब्राज़ील के ऊपर 50 ऐसे लगा है,
और हमारे ऊपर 25% एक्स्ट्रा लगकर 50 हो जाता है रशियन ऑयल की वजह से। ये दोनों के ऊपर 50 है, लेकिन रीज़न दोनों के अलग अलग हैं। और ट्रम्प साहब को इतना हम लोग जानते हैं, वो 100 रीजंस जो है ना एक दिन में मैन्युफैक्चर करके जिसके ऊपर जो चाहेंगे लगा देंगे। उसका कोई हमें बहुत ज़्यादा लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये लॉजिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पे मैं आऊँगा। हमारे साथ AEPC के सेक्रेटरी जनरल मिथिलेश्वर ठाकुर साहब हैं, जो IAS भी रह चुके हैं और बहुत सारे ट्रेड नेगोशिएशन में इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। तो मिथिलेश्वर जी, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस टैरिफ के लगने का जो माना जा रहा है वो है अप्रैल और गारमेंट को लेकर के। तो आप लोगों ने इस इम्पैक्ट को असेस किया है और इसको कैसे इस असर को कम करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? पूरे टेक्सटाइल सेक्टर में अगर देखें तो इम्पैक्ट कुछ 10.3 बिलियन US डॉलर का है जो US एक्सपोर्ट होता है। अप्रैल स्पेसिफिकली 5.33 बिलियन है, जो अप्रैल एक्सपोर्ट्स का ऑलमोस्ट 33% है। तो 25% टैरिफ पर तो ट्रेड रिकनसाइल्ड था कि वो एब्जॉर्ब कर पाएगी जो डिफरेंशियल ड्यूटी है। बट अभी एग्जिस्टिंग जो डिफरेंशियल ड्यूटी है विज़ जितने मेजर कंट्रीज हैं गारमेंट एक्सपोर्टिंग, चाहे वो बांग्लादेश हो या वियतनाम हो या श्रीलंका हो, वो 30 से 31%, 30% है। फिर वो इंडोनेशिया से देखिए वहाँ 19% है। तो इतने टैरिफ डिफरेंशियल को एब्जॉर्ब करना ट्रेड के लिए मुश्किल हो रहा है। तो ये सिचुएशन एक ऐसी आ गई है कि लग रहा है कि गारमेंट इंडस्ट्री को US मार्केट से मूव अवे करना पड़ेगा, जो बड़ा ही पेनफुल सिचुएशन है। अभी फिलहाल ये हो रहा है कि अभी तो विंटर एंड फॉल के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। 1 महीने के बाद से स्प्रिंग्स के जो ऑर्डर हैं वो एग्जीक्यूट होने हैं। तो अभी US बायर्स का ये फीडबैक आ रहा है कि या तो आप 30% ड्यूटी डिफरेंशियल को एब्जॉर्ब कर लो, और अगर आप एब्जॉर्ब करने की स्थिति में नहीं है तो आप अपने फैब्रिक को दूसरी कंट्री शिप कर दें, चाहे बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो। अब बड़ी सी असमंजस की स्थिति में एक्सपोर्टर्स हैं, क्योंकि अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं तो वो उनको ड्यूटी एब्जॉर्ब करके लॉस बेयर करना पड़ेगा। बट अगर वो नहीं एक्सपोर्ट करते हैं तो वो अपने वर्कर्स को इमीडिएटली रिट्रेंच तो नहीं कर सकते, क्योंकि तो उस स्थिति में उनको वेज पे करना पड़ेगा और उनके सारे कंपनसेशन को देते हुए, तो आइदर वे उनका लॉस है ऑलमोस्ट एक क्वांटिटी का। सो बाय एंड लार्ज एक्सपोर्टर्स ने ये डिसाइड किया है कि हम अपने जो स्प्रिंग्स के ऑर्डर्स हैं या विंटर फॉल के रिमेनिंग ऑर्डर्स हैं उसको एग्जीक्यूट करें, और क्योंकि इस स्थिति में कि लॉस होते कम से कम वो अपने कस्टमर बेस को रिटेन कर पा रहे हैं। चूंकि उम्मीद है कि कोई इनको रास्ता महीनों में निकल जाए, या हो सकता है सरकार गवर्नमेंट का सपोर्ट इंडस्ट्री डिमांड कर रही है कि कम से कम जो पेंडिंग जो ऑर्डर पाइपलाइन में ऑर्डर्स हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, या जब तक कि कोई BTA में कुछ फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड नहीं डिसाइड होते हैं, कम से कम कुछ फिजिकल सपोर्ट इमीडिएटली दिया जाना चाहिए। इंडस्ट्री ने बहुत सारी चीजें डिमांड की है, बट इमीडिएट टर्म में ये डिमांड है कि आपको फिजिकल सपोर्ट दें। और दूसरा है कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, जो एक रीढ़ की हड्डी था, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा है, वो दिसंबर 2024 के बाद से डिसकंटिन्यू हो गया है, उसको इमीडिएटली रिवाइव करें। बहुत सारे सजेशन हम लोगों ने दिए हैं कि हम लोग ब्रांडिंग एफर्ट्स करें, बिकॉज एक्चुअली गारमेंट ट्रेड में जो डेल्टा है, जो हमारा एक्सपोर्ट प्राइस है और जो अल्टीमेट प्राइस जो कंज्यूमर पे करता है उस मार्केट में, वो काफी ज्यादा है। तो है कि हम वाई शुड बी एक्सपोर्ट फॉर अदर्स, मैन्युफैक्चर फॉर अदर्स, हम लोग खुद ब्रांड बिल्ड करें लोकल ब्रांड के लिए। सो हम लोगों ने मिनिस्ट्री को अप्रोच किया है कि वो IBEF जैसी संस्थाओं से एंगेज करके इंडिया के बहुत सारे जो बड़े बड़े ब्रांड इंडियन ब्रांड्स हैं उसको ग्लोबल बनाने की कोशिश की जाए। और भी बहुत सारे डिमांड्स हैं, बट फिलहाल इमीडिएट डिमांड्स ये से बिल्कुल। अजय श्रीवास्तव जी, एक तो अप्रैल के सेक्टर की डिमांड और असर क्या पड़ेगा वो इन्होंने बताया। एक मिनट, आहूजा साहब को जोड़ना चाहते हैं। आहूजा साहब, एक चीज मैं भूल के आपसे कहना कि आपने जो इंडिया का कहा कि सिंगल आउट किया गया है, आपको एक चीज ये भी देखनी होगी कि इंडिया के साथ USA के एक बहुत गहरी दोस्ती के रिलेशन थे और हैं। इंडिया मेंबर है कार्ड का भी और मेंबर है I2U2 का भी, लेकिन इंडिया जो है वो ब्रिक्स का भी मेंबर बन गया। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ब्रिक्स को एंटी अमेरिका समझते हैं, और इंडिया ही एक ऐसा मुल्क है ब्रिक्स के अंदर जो USA का दोस्त भी है, कार्ड का मेंबर भी है। अब कार्ड के अंदर वो चाइना के अगेंस्ट है इसलिए मेंबर है,
और ब्रिक्स के अंदर वो चाइना का दोस्त है, इसलिए वो अमेरिका के अगेंस्ट है। एक टाइम था जब इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी होती थी कि हम किसी गुट के साथ नहीं हैं। आज इंडिया की हालत ये हो गई है कि हम ईरान के साथ भी हैं, हम इजराइल के साथ भी हैं, हम यूक्रेन के साथ भी हैं, हम रशिया के साथ भी हैं, हम ब्रिक्स के अंदर भी हैं, हम ब्रिक्स के अंदर हम प्रो चाइना हैं और हम एंटी चाइना हैं क्योंकि हम क्वाड के मेंबर हैं। और आज जो तो ये जो एक इंडिया की एक, वैसे तो अरुण सिंह जी बहुत समझदार और उलझे हुए वो डिप्लोमेट हैं, इस बात पे वो ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आज विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन कि आज जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो एक हौच-पौच हो गई है, कंफ्यूज पॉलिसी है। मैं एक इंडियन यूएसए में बैठा हुआ, मुझे आज ये समझ नहीं आ रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है। आप देखिए ना कि इंडिया, ठीक है, अब ऐसा करते हैं आहूजा साहब, इस मुद्दे पे मैं आऊँगा इसी शो में। मैं एम्बेसडर अरुण साहब से इस पर चाहूँगा कि अपना व्यू यहाँ पे रखें, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना ये था कि अगर आप ब्रिक्स में शामिल होने की वजह से भारत पर ड्यूटी लगाना चाहते हैं तो वो कह के लगाइए। आपने कहा था कि 500% लगाएंगे, 200% लगाएंगे, तो आप लगाइए। अगर डी-डॉलराइजेशन के नाम पे आप ड्यूटी लगाना चाहते हैं वो लगाइए, लेकिन आप जो ये बेतुका लॉजिक दे रहे हैं कि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं इसी कारण हम लगा रहे हैं जी, रशिया से तो बाकी लोग भी ऑयल खरीद रहे हैं। आप ये बेतुका लॉजिक दे रहे हैं कि आपके ट्रेड करने की वजह से रशिया को पैसा जा रहा है और वो यूक्रेन में पैसा झोंक रहा है, तो ये भी बेतुका लॉजिक है। सबसे ज़्यादा ट्रेड तो यूरोप कर रहा होता है और आप पर्दे के पीछे से, आप खुद पर्दे, हाँ बोलिए। लक्ष्मण जी, तो यूएस से, रशिया से जो भी कंट्री तेल ले रहा है वो क्वाड का मेंबर नहीं है, वो U2 का मेंबर नहीं है। एक इंडिया ही ऐसा कंट्री है जो इधर का भी है ना, इंडिया के साथ चाइना भी है, ब्रिक्स का मेंबर है ना, चाइना भी है, ब्राजील भी है। वो भी तो चाइना कार्ड का मेंबर नहीं है, चाइना कार्ड का मेंबर नहीं है। आप या हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन हैं। आप कह रहे हैं कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपके दुश्मन भी हैं। नहीं, मैं इस पे एम्बेसडर अरुण साहब से राय लूंगा, लेकिन एक छोटी सी बात मैं पूछना चाह रहा था अजय श्रीवास्तव जी से। अजय श्रीवास्तव जी, अप्रैल की बात इन्होंने की थी अभी, अप्रैल के अलावा कौन कौन से सेक्टर आपको लग रहा है जहां पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है और सरकार को करना क्या चाहिए अभी इमीडिएट इस हालात को संभालने के लिए? देखिए, अगर हम फ्रेमवर्क में देखें तो 30% वैल्यू वाइज जो गुड्स हैं उसमें जैसे स्मार्टफोन्स हैं, कुछ और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, सारे नहीं कुछ, या फार्मास्यूटिकल्स एपीआई है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनमें टैरिफ नहीं लगेगा। आधे ऑटो कंपोनेंट, हमारा $6.4 बिलियन का ऑटो कंपोनेंट जाता है यूएस में, उसमें आधे में 25% लगेगा, बाकी आधे में 50 लगेगा। इसके अलावा जितना बचता है हमारा 66, 2/3, उनमें 50% लगेगा। अब देखिए 50% जो टैरिफ होगा उसको गवर्नमेंट कुछ भी करे उसको सब्सिडाइज नहीं कर सकती है। और एक और बात है, मान लीजिए कि ये तो 50% किया नहीं जा सकता है, और अगर गवर्नमेंट करती है तो यूएस तुरंत काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा देगा उसके ऊपर। अब आते हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें ज़्यादा परेशानी होगी। तो हम शुरू करते हैं श्रिम्प से। हमारा करीब $2 बिलियन का एक्सपोर्ट है यूएस को, और हमारा करीब 40% श्रिम्प यूएस मार्केट में जाता है। अभी केवल उसमें 7 से 10% टैरिफ होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी का, अब उसमें 50 जुड़ जाएगा, 57। तो इतना अधिक हमारा अगर श्रिम्प महंगा हो जाएगा तो बाकी देश हैं, चिली है, कनाडा है, इक्वेडोर है, वहाँ से श्रिम्प आएगी, हमारा श्रिम्प एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पर आ जाएगा। सिमिलरली हम अपना डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट लेते हैं। अब गोल्ड ज्वेलरी हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें अधिकतर मैकेनिकल ज्वेलरी होती है। मैकेनिकल ज्वेलरी में 3-4% वैल्यू एडिशन होता है। अब उसके ऊपर अगर 50% हम कॉस्ट लगाएंगे तो आप सोचिए, मान लीजिए गोल्ड की जो भी वैल्यू है, मान लीजिए कि 100 रुपए का 1 ग्राम है, अगर वो 150 रुपए की ज्वेलरी है तो कोई लेगा नहीं उसको, तो गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट भी ऑलमोस्ट बंद होने का कगार पे हो जाएगा। ऐसे डायमंड की बात है, 50% मार्जिन के साथ में बिकेगा नहीं, तो बहुत सारी जो इंडियन डायमंड फर्म्स हैं वो शायद बेल्जियम शिफ्ट होंगी, वहाँ से पॉलिश करके लार्ज साइज के डायमंड यूएस भेजेंगी। इसके अलावा जो है टेक्सटाइल्स भी हमारा 5 बिलियन से अधिक यूएस जा रहा है, वहाँ भी 50% टैरिफ लगेगा। उसमें भी पहले से ही टैरिफ 6 से 7% था, 50 और 6 56% हो गया वहाँ पर। तो हमें चाइना से बहुत ज़्यादा कंपटीशन पड़ेगा और हम ऑलमोस्ट मार्केट के बाहर हो जाएंगे।
लो एंड इंजीनियरिंग गुड्स मशीनरी में भी ऐसे ही है। अभी 2 से 3% MFN टैरिफ था, उसमें 50% जोड़ देंगे तो हम चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया हर एक के कंपटीशन की वजह से यूएस मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो 2/3 जो हमारा एक्सपोर्ट है, जहां 50% टैरिफ लग रहा है, उसमें मेरे हिसाब से 70 से 90% गिरावट एक साल में आनी चाहिए। अब इससे बचने के लिए दो तरीका एक दिखा रहा है, लॉन्ग टर्म में मार्केट को डाइवर्सिफाई करिए और दूसरा सरकार इमीडिएट स्टेप ले। तो ये जो इमीडिएट स्टेप वाली बात है, आपके हिसाब से 2-3 बड़े स्टेप क्या होने चाहिए सरकार की तरफ से? एक जैसा मिथिलेश्वर जी ने बताया, मुझे समझ में आता है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। ये स्कीम छोटे उद्यमी यूज करते थे, पिछले साल तक थी। इसका एनुअल बजट 2,500 करोड़ हुआ करता था। सरकार ने पता नहीं क्या सोचकर इसको एबॉलिश कर दिया। तो हम चाहते हैं ये स्कीम बहुत बड़े फॉर्म में 2,500 से बढ़ा के 15,000 करोड़ उसका एनुअल बजट किया जाए, और न केवल स्मॉल फर्म्स, सारे फर्म्स को इसका फायदा दिया जाए। इससे क्या होगा, जो ये बैंक से लोन लेंगे एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरा करने के लिए, वो ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट पर इनको मिलेगा, जिससे वो उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो ये सरकार कर सकती है। और मुझे जो बातें की जा रही हैं कि जल्दी से आप यूरोप के साथ में FTA कर लीजिए, UK का साइन हो गया है उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। देखिए हमारा रिकॉर्ड ये है, इन सब जगह बहुत धीरे धीरे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। ये सब देशों में टैरिफ वैसे ही बहुत कम है, तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, तो इनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा हमको डोमेस्टिक रिफॉर्म से। जैसे हमने इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम की बात की, वैसे ये टाइम है हमारा इंटरनल रिन्यूअल के लिए। हमारा जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो लिमिट पहुंच गया है अपनी एक्सपोर्ट की। 440 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है ग्लोबल, वो 440 का 500 हो जाएगा, 550, 600 हो जाएगा, उसके ऊपर नहीं बढ़ेगा। उसके ऊपर बढ़ना है तो ये बहुत टाइम है हमें कि हम डीप रिफॉर्म्स लें। डीप रिफॉर्म्स का मतलब हमारे यहाँ आज डीप मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं है। हम सब कुछ बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में या मशीनरी में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन देते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं या डोमेस्टिक यूज़ करते हैं। तो जो डीप रिफॉर्म्स होंगे वो उसमें पावर रिफॉर्म्स होंगे, लैंड रिफॉर्म्स होंगे, कैपिटल रिफॉर्म्स होंगे, ये सब रिफॉर्म्स हैं, टैक्स रिफॉर्म्स होंगे, GST रिफॉर्म्स होंगे, तभी हमारी कॉस्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स कम होगी, नए प्रोडक्ट बनेंगे, डीपर मैन्युफैक्चरिंग होगी। और वो हमारा अकेला रास्ता है। चाइना ने वही अपनाया, जापान ने वही अपनाया, और कोई रास्ता नहीं आगे बढ़ने का। तो हमको ये लेना चाहिए जो US ने हमें मार दी है, ये हमें इंटरनल सोचने मजबूर होना चाहिए। और मैंने देखा है कि सरकार भी बात कर रही है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम डीप रिफॉर्म्स लाएंगे। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि हम कुछ डीप रिफॉर्म्स लें, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स कम हो, जिससे हमारा ओवरऑल अपॉर्चुनिटी के तौर पर, हाँ जी, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसको हम लोग लें। और मिथिलेश्वर जी, एक ऑप्शन और मुझे दिख रहा था कि जो भी एक्सपोर्ट यूनिट है, ये कितना फिजिबल है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में नहीं भेज पा रहे हैं तो रॉ मटेरियल उनके पास पड़ा हुआ है, तो डोमेस्टिक मार्केट में उसको सेल करें। इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट तो काफी वाइब्रेंट है। इनफैक्ट पूरा जो मार्केट साइज है अभी करेंटली टेक्सटाइल का, वो आप देखेंगे कि $175 बिलियन है। इसको हम लोग प्लान करें कि $350 बिलियन हो जाए 2030 तक। तो डोमेस्टिक मार्केट में है कि कंप्लायंसेस की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ कि हमारा एक्सपोर्ट में एक और बड़ा प्रॉब्लम है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है, वो है कि हमारा एक्सपोर्ट बास्केट जो है वो ग्लोबल डिमांड से अलाइंड नहीं है। जो टॉप ग्लोबल डिमांड प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग नहीं बनाते हैं। मतलब हम लोग कहते हैं वी एक्सपोर्ट व्हाट वी प्रोड्यूस रादर देन प्रोड्यूसिंग व्हाट इज एक्सपोर्टेबल। तो इसमें हमने देखा है गारमेंट सेक्टर में आइडेंटिफाई करें तो जैसे कि बहुत ज़्यादा डिमांड है आउटर वेयर्स का, लोअर्स का जिसको बॉटम्स कहते हैं, या एथलेजर्स का है, उसमें हम लोग वीक हैं। और हमने देखा है कि उसकी जो वर्कर्स की जो एबिलिटी है वो उनको मैन्युफैक्चर करने की बड़ी लिमिटेड है, वो ट्रेनिंग। तो हम लोगों ने ये सजेस्ट किया था कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी इंट्रोड्यूस किया जाए। बिकॉज एक टर्मिनोलॉजी है सैम करके, स्टैंडर्ड अलॉट मिनट, जिसमें ज़्यादा सैम है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कम होते हैं। दूसरा हमारा प्रॉब्लम जो पेरिनियल है, जो सब लोग जानते हैं कि हम लोग समर सेंट्रिक हैं, कॉटन सेंट्रिक हैं, इसलिए हमारा 65% शेयर हुआ है, 35। और पूरी दुनिया जो है वो MF गारमेंट की तरफ मूव हो रही है। उसके लिए PLI स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन PLI में बहुत सारी खामियां हैं जो हम लोगों ने सरकार को पॉइंट आउट किया है। बिकॉज जो PLI एक्चुअली एपल इंडस्ट्री के लिए डिजाइंड नहीं थी। हमने कहा है कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड को कम किया जाए, उसके वैल्यूएशन रिक्वायरमेंट्स को रिवाइज किया जाए,
और इसको इंडस्ट्री नॉर्म से अलाइन किया जाए, वो भी हम लोगों ने कहा हुआ है। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अफ्रीका में कुछ है नहीं, लैटिन रसा का एक इंपॉर्टेंट मार्केट है जहाँ 7 बिलियन का है, वहाँ हम लोग कर सकते हैं, रिपीटेड एक्टिवेटेड है, और रसा में यूरोपियन ब्रांड्स डिसअपियर हो गए हैं, तो रसिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट है जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं और कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिको है जहाँ अनदर कुछ $7 बिलियन का वहाँ ग्लोबल इंपोर्ट होता है, उस मार्केट को हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। जापान में हम लोग काफी दिन से ट्राई कर रहे हैं, जापान वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर है, कुछ $24 बिलियन का वहाँ ग्लोबल ट्रेड होता है, बट हम लोग सेपा होने के बावजूद उस मार्केट को ज़्यादा नहीं हमारा पेनिट्रेशन हो पाया था, क्योंकि उनकी एथनिसिटी, उनके डिज़ाइन जो है ना इंडियन मैन्युफैक्चरिंग से मैच नहीं करते थे। बट ऑफ लेट हम लोगों ने काफ़ी मतलब जापान के जो मेजर ब्रांड के साथ एंगेज किया है, चाहे वो यूनिक्लो हो या डिस्ट्रिया हो या तो, और वो लोग ऑलमोस्ट, लेकिन जापान को ऑन बोर्ड करने उनका क्वालिटी नॉर्म्स बड़े स्ट्रिंजेंट है एंड दे टेक देयर ओन स्वीट टाइम टू ऑन बोर्ड, बट जापानीज तो समय लगेगा नहीं, बट अभी हम लोग ऑलमोस्ट वो ब्रेक थ्रू हो चुका है, क्योंकि हम लोग जापान के साथ बहुत डीपली एंगेज कर रहे हैं, तो वो मार्केट हमें लगता है कि हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली उसको वहाँ हम लोग बहुत आराम से कैप्चर कर पाएंगे मार्केट को। बिल्कुल। एम्बेसडर अरुण कुमार सिंह साहब की ये इस हालात में आपको क्या लगता है कि कुछ डिप्लोमेटिक चैनल भी खोल के रखे होंगे, जाहिर तौर पे सरकार अभी बता नहीं रही है, या फिर हम लोग इसको न्यू नॉर्मल मान के चलें कि यूएस के साथ अभी रिलेशन हमारे जब तक ट्रम्प साहब हैं तब तक कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं, तो हमें इसको डाइवर्सिफाई करके रखना पड़ेगा, हेज करके रखना पड़ेगा? नहीं, बातचीत तो जरूर चल रही होगी, लेकिन और ट्रम्प साहब अपने पॉलिसीज को बदल भी देते हैं। आज एक पॉलिसी होती है, कल दूसरी होती है, तो बदल भी सकते हैं, तो इसलिए बातचीत जारी रहे। लेकिन और कभी न कभी तो मामला सुधरेगा, क्योंकि भारत के लिए अमेरिका के साथ जो रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, और अमेरिका के लिए भी भारत से जो रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे हो सकता है चीन के साथ एक ट्रेड डील कर ले, उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन वो ट्रेड डील करते भी हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका ने कहा है कि उनका मेन इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, मिलिट्री राइवल चाइना है, और चाइना ही ऐसा देश है जो विश्व स्तर पे अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है। तो अगर वो ये कंपटीशन होगा उनका चाइना के साथ, तो इसमें उनको डील करने के लिए भारत एक महत्वपूर्ण पार्टनर रहेगा। अब जैसे भारत में 1700 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है, जो कि कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए, उनके ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए। 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन में जो इंजीनियर्स हैं वो भारत में है। तो अमेरिका जानता है कि उनके लिए भी ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। तो कभी ना कभी तो मामला सुधरेगा, लेकिन सुधरेगा उस समय भी भारत में ये धारणा बनी रहेगी कि अमेरिका ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो एक अनरिलायबल पर्सीव पार्टनर हो सकता है। तो उस, और जो पिछले 25 साल से जो लोगों ने मेहनत की है उस पर थोड़ा एक इम्पैक्ट होगा, तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होगा और लोग रिलेशनशिप को फिर डीपन करेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो हमको ये सोचना होगा, और जब तक ये मामला सुधरता नहीं है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रम्प के जब तक राष्ट्रपति ये नहीं सुधरेगा, तो सुधर सकता है और सुधरने की गुंजाइश भी है, लेकिन सुधरने के बावजूद इस धारणा को लोग लगा के रखेंगे। और चर्चा ये कर रहे थे कि अमेरिका ने जो 50% का टैरिफ लगाया भारत के सामानों पर, उससे जो नुकसान होने की संभावना है, आशंका है, उसकी भरपाई हम कैसे कर सकते हैं, उस पर काफ़ी चर्चा हुई हमारे मेहमानों के साथ। और उसी दौरान न्यूयॉर्क में अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब ने एक मुद्दा उठाया कि भारत की जो विदेश नीति है वो उनकी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि भारत ने पहले कहा था कि हम किसी गुट में नहीं रहेंगे, अब अलग अलग गुट में शामिल हो गया है जो ट्रम्प को, अमेरिका को पसंद नहीं है। इन्होंने 2 गुट का खास तौर से नाम लिया है, एक ब्रिक्स का, दूसरा क्वाड का। अब ये दोनों गुट में शामिल होने से यूएस आखिर इतना नाराज क्यों है, और भारत की रणनीति वाकई गलत है या फिर सही है? इस पे मैं आऊँगा, आहूजा साहब आपके पास भी आऊँगा, चूँकि शुरुआत मैं करता हूँ एम्बेसडर अरुण साहब से, जो इस पे जवाब देना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। लक्ष्मण, मैं ये कहूँगा कि भारत ने कभी नहीं कहा कि वो किसी गुट में नहीं रहेगा। भारत ने कहा था किसी भी मिलिट्री अलायंस में नहीं रहेगा। पहले भी भारत नॉन अलाइन मूवमेंट का सदस्य रहा है। तो एक तो ये बात है।
दूसरा, हर देश ये कोशिश करता है कि फॉरेन पॉलिसी में अपने रिश्तों को इस आधार पे बनाए कि उसकी ऑटोनॉमी ऑफ डिसीजन मेकिंग मैक्सिमाइज हो सके। अब जैसे अमेरिका, भारत के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं, तो क्या वो पाकिस्तान से रिश्ते नहीं रखता है? क्या वो चीन से रिश्ते नहीं रखता है? सो हर देश ये करता है, तो वो क्यों एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर हमारे अमेरिका से रिश्ते अलग अच्छे हैं तो बाकी देशों से जिसके साथ अमेरिका के कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ हम रिश्ते नहीं रखें। जहां तक ब्रिक्स का सवाल है, अब जैसे इजिप्ट जिसके बड़े मजबूत रिश्ते हैं अमेरिका के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसके भी बड़े मजबूत रिश्ते अमेरिका के साथ, अभी वो गए ट्रंप यूएई गए थे, यूएई ने $2 बिलियन ट्रंप के क्रिप्टो करेंसी फर्म में इन्वेस्ट किया है, वो भी तो ब्रिक्स के मेंबर है। इसलिए ये कहना कि चूंकि आप कुछ देशों के साथ चल रहे हैं, उनके जो दुश्मन है उनके साथ नहीं चलिए, इसका मतलब कि फिर अमेरिका पाकिस्तान के साथ रिश्ते नहीं रखे, चीन के साथ रिश्ते नहीं रखे। तो अगर मैं कहूं, आज जो सबसे कंफ्यूजिंग फॉरेन पॉलिसी है वो तो अमेरिका की, क्योंकि जो उनके दोस्त हैं उनके ऊपर वो प्रेशर बना रहे हैं, जो कि उनके एडवर्सरी हैं उनके ऊपर वो कोई प्रेशर नहीं बना रहे हैं। अभी उनके रिश्ते हैं जैसे बहुत अच्छे साउथ कोरिया के साथ, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति गए हुए हैं और वहां वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि मैं नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति के साथ मिलना चाहता हूं, और उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा कि आप वहां जाके एक ट्रम्प टावर बनाइए, वहां गोल्फ कोर्स बनाइए। तो इसलिए जो आनंद आहूजा साहब ने बात कही वो मेरे हिसाब से इस बात को दर्शित करता है कि सारे देश यही कोशिश करते हैं कि उनके ऑप्शंस मैक्सिमाइज हो सके। बिल्कुल। अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब, आपने कहा अपने फैक्ट के साथ, आपने जो है लॉजिक के साथ आप इस नतीजे पहुंचे थे कि भारत की विदेश नीति आपको समझ में नहीं आ रही है। अब फैक्ट के साथ एम्बेसडर अरुण साहब कह रहे हैं कि हमें अमेरिका की विदेश नीति समझ में नहीं आ रही है। मैं आपके पास आऊँगा आनंद आहूजा साहब, लेकिन अजय श्रीवास्तव जी, आप हालांकि आप ट्रेड देखते हैं, लेकिन हर नीति के पीछे ट्रेड बड़ा हिस्सा होता है। आपको किसकी विदेश नीति ज़्यादा अच्छी लग रही है यहाँ पे? नहीं, मैं तो इनफैक्ट दोनों लोगों से पूर्णतया सहमत, दोनों तरफ की बातें सही हैं। देखिए, अमेरिका जो चाहे कर सकता है, वो पावरफुल कंट्री है, वो अपने दोस्तों के ऊपर प्रेशर बना रहा है, दुश्मनों को गले लगा रहा है, चाइना से डर रहा है, जो स्ट्रांग लोग हैं उनसे डर रहा है, जो थोड़ा वल्नरेबल दिखते हैं उनके ऊपर दादागिरी कर रहा है। तो अमेरिका को सब कुछ जायज़ है। मुझे तो ये ताजुब हुआ ये देखकर कि अमेरिका ने इतने सारे काम किए जो वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम के रूल्स के अगेंस्ट हैं, जनरल डिसेंसी के अगेंस्ट है। एक भी कंट्री बोला नहीं। मुझे लगता था यूरोप बोलेगा, जापान बोलेगा, कोई बोलेगा। तो मेरे लिए जो बेसिक लर्निंग ये हुई पिछले 4-5 महीनों में, वो ये हुई कि अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है। वो रियल दादा बुली है इस दुनिया का। यूरोप कुछ भी नहीं है उनके आप ट्रेड डील्स देख लीजिए, टोटल एब्जेक्ट सरेंडर। सेम विद जापान, टोटल एब्जेक्ट सरेंडर। सेम विद साउथ कोरिया। बाकी कंट्रीज की बात ही क्या करें। हमें लगता था ये कंट्री कुछ बोलेंगे, लेकिन मुझे यही समझ में आया है कि ये इंडस्ट्रियल जो पावर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनका लोगों के जिस देशों में पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर वो लोग बहुत हावी हैं, वो लोग ट्रम्प के ऊपर सरेंडर कर गए हैं। चाइना में हावी नहीं है। चाइना बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री है, बट इंडस्ट्री गवर्नमेंट पर हावी नहीं है। इंडिया भी इंडस्ट्रियल कंट्री पर इंडस्ट्री गवर्नमेंट पर हावी नहीं है। इसीलिए शायद ब्रिक्स कंट्री, इंडिया, चाइना, ट्रम्प के आगे झुके नहीं। जिन कंट्रीज में, चाहे यूरोप हो या जापान हो या साउथ कोरिया, जहाँ पर इंडस्ट्री गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट चलाती है, वहाँ सरेंडर हो गया सारा का सारा। तो ये मैं अरुण साहब के साइड में बोल रहा हूँ। अब जो अटॉर्नी साहब जो हैं, इनकी साइड भी, भाई मुझे भी ऐसा लगता है कि देखिए, ब्रिक्स है तो ऐसा तो है नहीं कि ब्रिक्स में अगर हमने ज्वाइन किया तो और कुछ ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम हमको ये देखना पड़ेगा कि ब्रिक्स कर क्या रहा है। ब्रिक्स का सारा एजेंडा तो चाइना चला रहा है। वो BRI प्रमोट कर रहा है, हम कह रहे हैं BRI पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ब्रिक्स कह रहा है कि हम लोकल करेंसी में ट्रेडिंग करेंगे, US डॉलर धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे। हम कह रहे हैं नहीं, हम ब्रिक्स के इस एजेंडा से सहमत नहीं है। तो ब्रिक्स के आपने देखा कि किसी ऑफिसर ने कहा कि इंडिया इज ए ट्रोजन हॉर्स ऑफ US इन ब्रिक्स। तो ये सब बातें जो है ना, थोड़ा तो सच है ना। हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ कितने हद तक जा सकते हैं या अपनी पोजीशन कितना क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे पास इसका क्लियर आंसर नहीं है, बट एज ए इम्पार्शियल ऑब्जर्वर मैं देखूं तो मुझे थोड़ी फांस दिखती है। तो मैं यहाँ पर अटॉर्नी साहब के साथ में हूँ।
ठीक है, तो दोनों के साथ आप, मैं तो एक बार मैं मिथिलेश्वर ठाकुर जी को यहाँ पर जोड़ लेता हूँ, फिर अटॉर्नी साहब के पास आऊँगा। मिथिलेश्वर साहब, आप किनके साथ हैं? एक इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा अजय श्रीवास्तव जी ने, ब्रिक्स को लेकर के थोड़ा सा इंडिया को कैसे आगे बढ़ना है सोचना होगा। ब्रिक्स में एक्चुअली इंडिया की स्थिति थोड़ी कंफ्यूज है, बट मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी तो रियल पॉलिटिक्स पर ड्रिवन होती है। बट कमिंग बैक टू जो अजय ने बताया था कि एफटीए की जरूरत क्यों है, मैं बता रहा हूँ कि ईयू बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट है इंडिया के लिए, और वहाँ हमारा डिस्टिंक्ट डिसएडवांटेज है, टैरिफ डिसएडवांटेज है वीजा विद बांग्लादेश और वियतनाम का वहाँ एफटीए है, और बांग्लादेश एलडीसी कंट्री के तरह जीरो ड्यूटी एक्सेस करता है, और वहाँ ड्यूटी हमारी बहुत कम नहीं है, 9.6%, आई मीन रीजनेबल अमाउंट ऑफ ड्यूटी। तो वहाँ अगर हमारा, तो हम लोग तो सरकार से ये कह रहे हैं कि जल्दी से एक्सपेडाइट करें इंडिया ईयू एग्रीमेंट को, बल्कि बाकी भी जितने ट्रेड नेगोशिएशंस हैं, नहीं तो कोई अर्ली हार्वेस्ट स्कीम लेके आए, क्योंकि आजकल तो एफटीए में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को डील होते हैं। एटलीस्ट गुड्स टैरिफ के जो इशू को इमीडिएटली एड्रेस करने के लिए एक अर्ली हार्वेस्ट स्कीम लेके आए। वो जीसीसी कंट्री के साथ भी हम लोग कर सकते हैं, पेरू के साथ कर सकते हैं, वो हमारे नए मार्केट ओपनिंग्स होंगे। जहां तक इंटरनल रिफॉर्म्स की बात की, बिल्कुल सही है। अब हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में आप देखें कि 2,500 करोड़ की भी किटी नहीं है, तो उससे आप क्या कर लेंगे? तो उस कॉर्पस को तो आई थिंक अप्रोच करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री को बहुत बड़ा करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि मोस्ट ऑफ द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री वो एमएसएमई ड्रिवन है, और एमएसएमई के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो अनअवेलेबिलिटी ऑफ ईजर क्रेडिट एक्सेस। एक जो है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम है सरकार की, बट उस स्कीम से अगर आप ऑपरेट करते हैं तो लोन मिलता है कुछ 11-12% के इंटरेस्ट पे, लेकिन अगर आप कोई गुड कोलैटरल देके लेते हैं तो 9% मिल जाता है। तो बड़ी ट्रांसपेरेंसी का एब्सेंस है, और इससे क्या होता है कि तो पर्पस पूरे स्कीम का डिफीट हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने ये भी कहा, हालांकि मुझे लगता है कि इस सारे पहलुओं पे सरकार गौर कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा होता है, और सरकार को भी पता है कि सिचुएशन हमें इस वक्त जो है बहुत सारे स्टेप्स लेने की है। ये आपने सही कहा। आनंद आहूजा साहब, आपने इससे पहले सुना अजय श्रीवास्तव जी को और एम्बेसडर अरुण साहब को। मैं अरुण साहब जी से गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन रिश्ते बनाने में कोई हर्ज नहीं है। आप बीजेपी के मेंबर हैं, आप कांग्रेस के किसी लीडर के साथ रिश्ता बनाइए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं बीजेपी का भी मेंबर हूं और कांग्रेस का भी मेंबर हूं, तो एक गुट का मेंबर होने का मैं बात कर रहा हूं कि उस पर एतराज है। आपको ये देखना है कि एक गुट के आप मेंबर हैं, उसके जो इंटरेस्ट हैं वो दूसरे गुट के साथ कंफ्लिक्ट तो नहीं करते हैं। यहाँ पे कार्ड के जो हैं और ब्रिक्स के हैं, वो इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आपने बात कही कि अमेरिका के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता है। आपने चाइना से मार खाई ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, चाइना ने ओपनली सपोर्ट किया पाकिस्तान को। आज आप चाइना के साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो अमेरिका के जहन में भी ये बात आ रही है कि क्या इंडिया को के ऊपर रिलाई किया जा सकता है चाइना और ताइवान की पॉलिसी के कनेक्शन में। आज अमेरिका भी ये सोच रहा है कि इंडिया कहाँ खड़ा है, चाइना के साथ खड़ा है या चाइना के अगेंस्ट खड़ा है। अजय जी ने बात की कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है, बुलिंग की बात की, सब कुछ बात की। आज अगर अमेरिका के ऊपर दुनिया भर का टैरिफ लगता रहा, नेटो ने उसको एक्सप्लॉइट किया, $1 ट्रिलियन से ज्यादा उसका ट्रेड डेफिसिट है, और उसमें के बाद ट्रंप साहब एक प्रेसिडेंट आए, उन्होंने कहा कि हमको काफी सालों से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हम भी एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं। तो आज अमेरिका को सभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अमेरिका जो है बुली है। वो बात वही आ गई कि वो कहते हैं कि हम कत्ल भी हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दुनिया एक्सप्लॉइट कर रही है अमेरिका को, सब ठीक है। आज अमेरिका ने कहा कि हम होश के नाखून लें, ये क्या हो रहा है, हमको तो दुनिया लूट लूट के खा रही है। तो आज हम सारे कह रहे हैं कि अमेरिका पे रिलाई नहीं किया जा सकता, अमेरिका बुली है। एम्बेसडर अरुण साहब, और आप ही जवाब दीजिए। नहीं, हम आनंद आहूजा के साथ डिबेट करने नहीं आए हैं, तो इस इश्यूज पे नहीं। अभी जो अमेरिका की स्थिति है उसके लिए अमेरिका खुद जिम्मेदार है। चाइना को बिल्डअप किसने किया? अमेरिका ने किया। चाइना को WTO में कौन लेकर आया? अमेरिका लेके आया।
अमेरिका के कंपनीज ने जाकर चाइना में इन्वेस्ट किया, वो अपना प्रॉफिट बढ़ा रहे थे। और जब अमेरिका का अभी सिचुएशन है कि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, लेकिन जो टॉप 1% है अमेरिका का, वो 40% इनकम जनरेट कर रहा है अमेरिका का, 40% ऑफ वेल्थ उनके हिस्से में है। तो जो टॉप अमेरिकन कंपनीज है, अब एप्पल को देखिए, एक किताब अभी आई है पैट्रिक मक्की की, द कैप्चर ऑफ एप्पल बाय चाइना। तो एप्पल ने चाइना में जाके मिलियंस ऑफ लोगों को ट्रेन किया मैन्युफैक्चरिंग में, वहां एक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाया। तो अमेरिकी कंपनियों ने अपने शॉर्ट टर्म फायदे को देखते हुए चाइना के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बिल्ड किया। और आज भी देखिए जर्मन की जो ऑटो कंपनीज हैं, वो चीन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने देना चाहते, क्योंकि वो चीन को सप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसा कि अजय ने कहा था, इन सब देशों में जो इंडस्ट्रीज है, उनका सरकार के ऊपर बहुत असर रहता है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है। तो इन कंपनी को फायदे को देखते हुए उन देशों ने अलाउ किया, उन लोगों ने जाके चीन की कैपेसिटी को बढ़ाया, और उस वजह से आज अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है। और अमेरिका का मान लीजिए ट्रेड डेफिसिट बहुत है, पर इंडिया भी तो ट्रेड डेफिसिट कंट्री है, इंडिया ट्रेड सरप्लस तो नहीं है। तो फिर आप इंडिया के खिलाफ क्यों एक्शन ले रहे हैं? तो इसमें कोई भी रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक पॉलिटिकल है। क्योंकि अमेरिका के जो 40 to 50% मिडिल का पॉपुलेशन है, जब अमेरिकी कंपनी पैसा बना रहे थे बाहर जाकर, इस पॉपुलेशन का वेजेस स्टैग्नेट किए, डेथ रेट बढ़ गए, ड्रग एडिक्शन बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। इन लोगों ने एक ट्रम्प फिनोमेनन को खड़ा करके डोनाल्ड ट्रम्प को राष्ट्रपति बना दिया है, और डोनाल्ड ट्रम्प दिखाना चाहते हैं कि बाकी जगहों से ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ लाना चाहते हैं। तो अगर लाना चाहते हैं तो चीन के खिलाफ एक्शन लीजिए, क्योंकि चीन का जीडीपी 18% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है, लेकिन 32% ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चाइना में है। एक्सेस कैपेसिटी की बात करते हैं, वो चाइना में है। इंडिया में तो मैन्युफैक्चरिंग का डेफिसिट है। तो ये तो एक रैंडम है, बस दिखाने के लिए कि मैं बहुत ताकतवर हूं, जिसके खिलाफ एक्शन लेना चाहूं ले सकता हूं, भले ही रैशनल हो नहीं हो, दोस्त हो नहीं हो। और इसलिए उनके किसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे? चीन के खिलाफ, क्योंकि चीन ने दिखा दिया कि अगर आप हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे तो हम भी आपके खिलाफ एक्शन लेंगे और आपके ऊपर कॉस्ट आएगा। अजय श्रीवास्तव, ये लॉजिक कई बार, हाँ बोलिए। हाँ, मैं केवल इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि बेचारे अमेरिका का इतना ट्रेड डेफिसिट कैसे बढ़ गया, लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। उसका जवाब बहुत सिंपल है। इंडिया चाहे भी तो ट्रेड डेफिसिट एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं हो सकता है, किसी कंट्री का नहीं हो सकता है। अमेरिका का अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि उनको डॉलर अर्न नहीं करने हैं हमारे जैसे, उनको छापने हैं। उनको एक प्रिंट कमांड देनी, डॉलर आ गया और सामान खरीद लिया उन्होंने। उनका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाएगा, जितना वो चाहेंगे उतना बढ़ेगा, और कोई बात ही नहीं है इसमें। मेरा अजय श्रीवास्तव जी एक पॉइंट है जो आहूजा साहब ने भी कहा कि अब तक आप हमारे सामान पे ड्यूटी लगा रहे थे, हम आपको 50 तरह के एड दे रहे थे, अब हम ड्यूटी लगा रहे हैं तो फिर क्यों रो रहे हैं? हमारे सामान तो देखिए, हम सारा जो दुनिया का ट्रेडिंग सिस्टम है, यूएस ने ही उसको एस्टेब्लिश किया है, वो वर्ल्ड ट्रेड के रूल्स के अंडर चलता है। वहाँ सारे देशों ने कमिटमेंट किए थे कि कौन कितनी ड्यूटी लेगा, और सारे देशों पे लेगा। तो हम लोग तो अपना, हमारा भले ही अधिक ड्यूटी, बट हम अपना जो कमिटमेंट उसको वायलेट नहीं कर रहे हैं। यूएस अपना कमिटमेंट वायलेट कर रहा है, एक तरह से नहीं, कई तरह से वायलेट कर रहा है। WTO कहता है कि आप किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर हर कंट्री से सेम टैरिफ लेंगे, वो हर कंट्री पे अलग अलग ले रहा है। वो जितना कमिट किया था उससे कई गुना ज्यादा समय चूंकि कम है, बीच में आपको रोक रहा हूं। आनंद आहूजा साहब, कि आपने खुद जो ट्रेड सेटअप किया था, ट्रेड के जो खुद कानून बनाए थे, उन कानून का उल्लंघन खुद कर रहे हैं। 15 सेकंड में जवाब दीजिएगा, शो का समय चूंकि खत्म हो रहा है। मैं इस पहलू के ऊपर बहुत बार बात कर चुका हूं। इंडिया या तो ये कहे कि हम एक डेवलप्ड कंट्री हैं, या ये कहें कि हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, या ये कहें कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं। जब आप मेंबर बने गैट के 1948 में, तो आप अंडर डेवलप्ड कंट्री के बने थे। जब WTO के मेंबर बने आप 1995 में, तो आप अंडर डेवलपिंग कंट्री के की तरह मेंबर बने। तो आप जो टैरिफ लगा था उस वक्त, वो एक डेवलपिंग कंट्री के रेट पे लगा था, आप पर भी और चाइना पे भी। आज आप क्लेम करते हो कि हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो आप वही बात आ रही है कि इंडिया जो है, हालात बदल गए हैं, तो उस पुराने कानून का हवाला क्यों दिया जाना? माफी चाहूंगा, बीच में रोकना पड़ा क्योंकि शो का समय यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प चर्चा आप लोगों के साथ हुई। आप सभी मेहमानों ने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज।